द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे विध्वंसकारी और अमानुषिक युद्ध। यह युद्ध और वे घटनाएं जिनकी परिणति इस युद्ध में हुई ऐसी बर्बरता और अमानवीयता का प्रतीक हैं जिसे इंसानों ने अपने पूरे इतिहास में कभी नहीं देखा था। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर छोटे बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं और पुरुषों का नरसंहार हुआ। एटम बम गिराए गए और ऐसी खूनी जंगों की 6 साल तक एक अनवरत श्रृंखला रही जिसमें कम से कम 8.5 करोड़ से लगभग 10 करोड़ लोगों की जानें गईं। इस बर्बरता का शिकार होने वालों और मारे जाने वालों में सबसे अधिक संख्या सैनिकों की नहीं थी, बल्कि सामान्य नागरिकों और उन लोगों की थी जिनका सीधे तौर पर इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। एक विभाजनकारी, चरमपंथी, नस्ल भेदी, अति राष्ट्रवादी उन्माद हमें और हमारे समाज को किस ओर ले जा सकता है, यह युद्ध उसकी एक चेतावनी है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज जिस तरफ दुनिया के बहुत से देश और समाज बढ़ रहे हैं, कुछ लोग ये पूछने के लिए मजबूर हैं कि हमने हमारे इतिहास के इस काले सुर्ख पन्ने से कोई सबक सीखा भी है या नहीं। बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं के वैसे तो बहुत से कारण होते हैं, परंतु फिर भी कुछ एक कारण ऐसे होते हैं जिनकी भूमिका निर्णायक होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे बड़े कारणों में से अगर किसी एक का जिक्र निर्णायक कारण के रूप में किया जा सकता है तो वो है जर्मनी, खास तौर पर हिटलर का नाजी जर्मनी। विश्व युद्ध को ठीक से समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम यह समझें कि उससे पहले जर्मनी में हो क्या रहा था, जिसके चलते हिटलर और जर्मनी ने लगभग पूरे यूरोप से युद्ध करने का फैसला किया। जर्मनी के लोग किस प्रकार एक ऐसे युद्ध के लिए तैयार हो गए जो करोड़ों लोगों की जान ही नहीं लेने वाला था, बल्कि खुद जर्मनी को भी बर्बाद कर देने वाला था। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि देश और समाज कैसे इस प्रकार अंधे हो सकते हैं कि खुद के लिए ही विनाशकारी हो जाएं, और ये सब राष्ट्रहित के नाम पर हो। समाज में वो कौन सी शक्तियां हैं जो आज भी दुनिया को इस ओर धकेल रही हैं। ये और ऐसे बहुत से सवाल हैं जिन्हें जर्मनी के इस काल के इतिहास से ठीक से समझा जा सकता है। हिटलर का जर्मनी कैसा था? नाजी आखिर जर्मनी को कैसा बनाना चाहते थे? क्या वो जर्मनी को एक काल्पनिक इतिहास की तथा कथित महान परंपराओं की तरफ धकेलना चाहते थे, या फिर निर्मम तरीके से जर्मनी को एक तकनीकी और आर्थिक रूप से आधुनिक राष्ट्र बनाना चाहते थे जिससे वह तेजी से बदलती दुनिया में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके? क्या हिटलर और उसका थर्ड राइख या तीसरा साम्राज्य उन शक्तियों के पूर्ण नियंत्रण में भी था जिनकी रचना खुद उन्होंने की थी? क्या नाजी जर्मनी के लोगों की कोई आवाज़ भी थी, या फिर आतंक का एक ऐसा माहौल था जिसके चलते सभी लोगों को चुप होकर सिर्फ सरकार की बात मानने के लिए मजबूर किया जा रहा था? क्या यहूदियों का नरसंहार केवल जर्मनी में हुआ था, या फिर इसका कोई ऐसा इतिहास है जिसे हम सभी को जानना और समझना ज़रूरी है? ये और ऐसे कई सवाल हैं जिनका अगर सही उत्तर हमें मालूम ना हो तो हम शायद इतिहास के इस निर्मम घटनाक्रम से उसके सही सबक नहीं सीख सकते। लोगों को नाजी, नस्लवादी, कट्टर, अतिवादी या ऐसी ही किसी और श्रेणी में डालना या इस प्रकार की कोई संज्ञा देना, इसकी कोई राजनीतिक योग्यता तो हो सकती है, परंतु वह कभी भी हमें असली कारणों की सच्चाई तक नहीं ले जा सकता। इन सवालों का जवाब छुपा हुआ है जर्मनी के इतिहास की उस कहानी में जो हमें बताता है कि जर्मनी में नाजी विचार राजनीतिक रूप से इतना प्रमुख और प्रबल क्यों और कैसे बना, और उस वक्त जर्मनी के हालात कैसे थे जिसके चलते ऐसे विचार को स्वीकार कर लिया गया। एक ऐसा विचार जो उनके खुद के स्वाभिमान को नष्ट कर देने वाला था और पूरे देश को बर्बादी की ओर ले जाने वाला था। इस कहानी में वो सभी किरदार और घटनाएं हैं जो जर्मनी क्यों और कैसे द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण बना, उसकी परतें खोलती है। हमारी ये कहानी शुरू होती है एंटन ड्रेक्सलर से, और उस जर्मनी से जो कि पहले विश्व युद्ध को हार चुका था। एंटन ड्रेक्सलर ने उस जर्मन वर्कर्स पार्टी की स्थापना की थी जो आगे चलकर नाजी पार्टी बनने वाली थी। ये पार्टी उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी जो ये मानते थे कि समाज में आगे बढ़ने के लिए उनके पास क्षमताएं तो हैं, पर युद्ध के बाद बिगड़े हुए हालात उनके लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। उन्हें डर था कि वह कहीं मजदूर या श्रमिक वर्ग में शामिल होने के लिए मजबूर ना हो जाएं, और यह लोग ये मानते थे कि जर्मनी की इस हालत के लिए अगर कोई जिम्मेदार हैं तो वह हैं यहूदी, कम्युनिस्ट या वामपंथी। ये पार्टी जर्मन संस्कृति और जर्मन लोगों की नस्लीय शुद्धता में यकीन रखती थी और इसी का प्रचार करती थी, और वह कहती थी कि वही एक पार्टी है जो इसे बचा सकती है।
वर्ष 1919 ये वही वर्ष है जब जर्मनी पहले विश्व युद्ध में हार चुका था। इस जर्मन वर्कर्स पार्टी की एक बैठक में एक युवा जिसका नाम था अडोल्फ हिटलर शामिल होता है और ड्रेक्सलर उसे एक पैम्फलेट या पर्चा देते हैं जिसका शीर्षक है मेरा राजनीतिक जागरण या माई पॉलिटिकल अवेकनिंग। हिटलर अपनी आत्मकथा माइन कैंप में जिक्र करते हैं कि जैसे ही उन्होंने इस पर्चे को पढ़ा उन्हें इस पार्टी के विचारों में और अपने विचारों में एक सहज साम्य महसूस हुआ। पार्टी को अपने विचारों से इतना नज़दीक पाते हुए उन्होंने इस पार्टी की सदस्यता लेने का निर्णय लिया। इस समय हिटलर 30 वर्ष के थे और जर्मन सेना में काम भी कर चुके थे और उन्हें अपनी बहादुरी के लिए जर्मन सेना का रेड क्रॉस मेडल भी मिल चुका था। हिटलर कुछ समय में ही इस पार्टी में बहुत सक्रिय हो चुके थे और काफ़ी लोकप्रिय भी। हिटलर के ही कहने पर पार्टी के नाम में राष्ट्रीय समाजवादी शब्द जोड़े गए। इसके बाद यह पार्टी राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी के रूप में प्रसिद्ध हुई। हिटलर ने यह बदलाव इसलिए किया था कि पार्टी की पहुंच जर्मनी के कामगार, किसानों और मजदूर तबके में भी हो सके। खास तौर पर उनकी पार्टी के लोग हिटलर के भाषण सुनने के लिए ज़रूर आते थे। उनकी सक्रियता और लोकप्रियता के चलते वह धीरे धीरे अपनी पार्टी का चेहरा बन गए और फिर उन्होंने वह काम किया जिससे हम कह सकते हैं कि उनके राजनीतिक उदय की शुरुआत होती है। असल में एक विवाद के चलते सन 1921 में हिटलर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कुछ ही समय में पार्टी के सभी बड़े नेताओं को यह लगने लगा कि हिटलर के जाने से उनकी पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। हिटलर को वापस पार्टी में आने के लिए अनुरोध किया गया, परंतु इस बार पार्टी में वापस आने के लिए हिटलर की कुछ मांगें थीं। मांगों में सबसे बड़ी जो मांग थी वो यह थी कि वह अब पूरी पार्टी की कमान खुद संभालेंगे। ड्रेक्सलर ने इस मांग को मान लिया। ड्रेक्सलर ने इस्तीफा दे दिया और पार्टी के मार्गदर्शक अध्यक्ष मात्र बनने के लिए वह राजी हो गए। अब हिटलर के हाथ में पूरी पार्टी की कमान आ चुकी थी। हिटलर अब इस पार्टी को वह नाजी पार्टी बनाने वाले थे जिसे आज तक जर्मनी में उस दुष्चक्र के प्रारंभ करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है जिसकी परिणति दूसरे विश्व युद्ध में होने वाली थी। जिस वक्त यह सब हो रहा था, जर्मनी शायद अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रहा था और लगभग विघटन की स्थिति में पहुंच चुका था। साल 1918-1919 जर्मनी पहला विश्व युद्ध हार चुका था और उसके पास खुद के ऐसे कोई उपनिवेश भी नहीं थे जिनके चलते वह अपने आप को संभाल पाता। साफ नजर आती पराजय के चलते जर्मनी के राजा काइजर विल्हेल्म द्वितीय के खिलाफ कील नामक शहर में जर्मन सेना के नाविकों की एक बड़ी टुकड़ी ने और वहां के कामगार मजदूरों ने जर्मन सेना के ऑर्डर मानने से मना करते हुए विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह ने आगे चलकर उस जर्मन क्रांति का सूत्रपात किया था जिसके कारण जर्मनी में राजशाही खत्म हुई और लोकतंत्र की स्थापना हुई। इस क्रांति के कारण कई जगह सैनिकों और मजदूरों ने पूरे जर्मनी में सोवियत रेवोल्यूशनरी काउंसिल्स बनाए जो कि रूस में हो रहे क्रांतिकारी परिवर्तनों से प्रेरित थे। इन्हीं काउंसिल्स में जर्मनी के हर शहर गांव में लोकतंत्र की स्थापना के लिए बहुत प्रमुख काम किए गए। जर्मनी के ये काउंसिल्स रूस की क्रांति से प्रेरित तो थे, पर इनका उद्देश्य जर्मनी में कम्युनिज्म या साम्यवाद की स्थापना करना नहीं था। इनका मूल उद्देश्य था कि प्रथम विश्व युद्ध को खत्म किया जाए, जिसके चलते जर्मनी के आम नागरिक की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। जर्मनी में सेनावाद और राजशाही खत्म की जाए। वह यह चाहते थे कि जर्मनी में संसदीय और संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना की जाए जिसमें आम नागरिकों को उनके हक मिल पाएं और शासन में उनकी सीधी दखल हो। जर्मनी का बड़ा धनाढ्य या शासक वर्ग इन काउंसिल्स के खिलाफ था और यहाँ से ही हम पाते हैं कि जर्मनी का यह वर्ग लोकतंत्र की भी खिलाफत करता रहा और उसने यह खिलाफत तब तक की जब तक द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर नहीं पहुंच गया। पहले विश्व युद्ध के इस आखिरी साल में जो जर्मनी में हो रहा था उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। सेना में आंतरिक विद्रोह, पहले विश्व युद्ध में हार, सीमाओं पर अपने कई इलाकों को खो देना, जंग के चलते जर्जर हो चुकी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक अस्थिरता। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे देश और जर्मन समाज को मानव विघटन की ओर धकेला जा रहा हो। इन सभी हालातों और जनता के विद्रोह के चलते
जर्मनी के शासक काइजर विल्हेम द्वितीय को भागकर हॉलैंड में शरण लेनी पड़ी और आखिरकार जर्मनी में शाही शासन का अंत हुआ और 9 नवंबर 1918 को जर्मनी को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। इस नए जर्मनी की संविधान सभा वाइमर नामक शहर में जर्मनी का नया लोकतांत्रिक संविधान बना रही थी। उसके नाम से ही इस काल के नए जर्मन लोकतांत्रिक शासन का नाम वाइमर रिपब्लिक या वाइमर गणतंत्र पड़ा। हालांकि आधिकारिक नाम तो जर्मन गणतंत्र ही था। जर्मनी में इस संकट की गंभीर घड़ी में लोकतंत्र जन्म ले रहा था, परंतु उसकी जड़ें अभी बहुत कमज़ोर थीं। इस वाइमर गणतंत्र या जर्मन लोकतंत्र की आयु बहुत लंबी नहीं थी और मात्र 15 साल में ही यानी सन 1933 में ही उसे ख़त्म कर नाज़ी और हिटलर जर्मनी को एक और विश्व युद्ध में धकेलने वाले थे।